हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सियान। वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी? आज के सेशन में हम 6 जून के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज की जो मेजर टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे द वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड इट्स स्टैटिक पार्ट। और इसके लिए रिसेंटली एक पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है, आज ही किया जाएगा। एंड इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मर्कोसर, किस कॉन्टिनेंट से ये एसोसिएटेड है। स्पोर्ट्स न्यूज में डिस्कस करेंगे प्रदीप नरवाल का रिटायरमेंट क्यों हुआ है एंड इनकी मेजर अचीवमेंट। एंड डिगुकेश ने मैग्नस कार्लसन को डिफीट करा है, कौन से टूर्नामेंट में डिफीट करा। रिसेंटली एक स्टेट ने टोबैगो पर बैन लगाया, कौन सा स्टेट है ये है। मेजर समिट में भारत जैन समिट एंड द भारत जैन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड मैनी अदर थिंग, राइट। एंड इसी के साथ जितने भी क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं, ये सब पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का, जो आपको जीके टुडे के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो एक सिंगल सेशन में हम जो लास्ट करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं और ईच क्वेश्चन के साथ उसका स्टैटिक पार्ट को यहाँ पे हम कवर करते हैं। राइट राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। रोज इतनी हार्ड वर्क करके मैं इसे रिप्रेजेंट करती हूँ, सो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स थे, जब मैंने आपसे क्विज पूछी थी, उसके आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दे आर, here we go. And the first one, what is the name of portal introduced by central government for Waqf property registration? So Waqf property registration के लिए central government आज एक portal को introduce करने जा रही है, and that portal is उम्मीद portal. So उम्मीद portal वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड है। उम्मीद, इसमें यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म है, एंड दैट इज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। यह तो फुल फॉर्म है उम्मीद का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उनके रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसे सिंप्लीफाई करना एंड डिजिटाइज करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। इस पोर्टल को कौन मैनेज कर रहा है? सो बेसिकली द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर इसे मैनेज कर रही है। इसके लिए रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है मोदी 3.0 कैबिनेट में? एंड दैट इज किरण रिजिजू। ही इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द माइनॉरिटी अफेयर। और इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर है, इन्हें कोऑर्डिनेशन मिलेगा स्टेट वक्फ बोर्ड से एंड जुडिशियल अथॉरिटीज से। एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में है, बिकॉज उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। क्या बता सकते हैं वक्फ बोर्ड को इंडिया में सबसे पहले कब इनिशिएट किया गया था? पॉइंट टू बी रिमेंबर, यहाँ पे 2 ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज 1954 एंड द सेकंड इज 1995। सो इनिशियली जो फर्स्ट वक्फ बोर्ड है उसे 1954 एक्ट के तहत फोर्स में लाया गया था। आगे जाकर इसे रिप्लेस किया जाता है वक्फ एक्ट 1995 के तहत। और इसी एक्ट के तहत जो करंट वक्फ बोर्ड है उसे रेगुलेट किया जा रहा है। 2013 में इसमें एक मेजर अमेंडमेंट किया गया था और काफी सारे अमेंडमेंट हुए हैं यहाँ पर वक्फ एक्ट 1995 को लेकर। रिसेंटली कंट्रोवर्सी में रहा बिकॉज पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट 1995 के 44 सेक्शन को अमेंड करने के लिए एक बिल को प्रपोज किया गया था, जिसे सक्सेसफुली पास करवा दिया गया। एंड दैट्स व्हाई वक्फ को लेकर कंट्रोवर्सी रही थी होल ओवर इंडिया। ठीक है, इसी के साथ हर एक स्टेट के पास स्टेट वक्फ बोर्ड है अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए। सेंट्रल लेवल पर भी एक काउंसिल को बनाया गया था, कब? 1964 में। सो 1964 ईयर इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीडब्ल्यूसी को लाया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है वक्फ बोर्ड के लिए, और वक्फ एक्ट 1954 के तहत फंक्शन करती है, क्योंकि उस टाइम पर यही एक्ट था। 1995 का एक्ट तो बाद में जाकर आता है। ठीक है, एंड यहाँ पर 2 मेजर स्कीम्स भी एग्जिस्ट करती है जो कि वक्फ बोर्ड के रेगुलेशन के लिए, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने इंट्रोड्यूस किया था। कौन सी वो 2 मेजर गवर्नमेंट स्कीम? द फर्स्ट वन इज कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की स्कीम, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करना, मैन पावर को हायर करना और एड प्रोवाइड करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड स्कीम को लाया गया एंड दैट इज शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करना है वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए और कमर्शियल प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को लेकर। एट प्रेजेंट
इंडिया के पास जितनी भी लैंड है उसमें जो थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है वो कौन है, दैट इज वक्फ। फर्स्ट और सेकंड कौन है, दैट इज रेलवे एंड डिफेंस। सो रेलवे एंड डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जो लैंड होल्डर है वो वक्फ प्रॉपर्टीज के है। ओवरऑल इंडिया में लगभग 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है वक्फ प्रॉपर्टीज से। लगभग 8 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है वक्फ बोर्ड की, और सबसे ज्यादा यूपी में आपको देखने को मिलेगी वक्फ प्रॉपर्टी, देन वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी, इवन पंजाब में भी मोर देन थर्ड नंबर पे आता है आई थिंक पंजाब, बट इतना इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे नहीं। सो ओवरऑल आपको ईयर ध्यान रखने, दैट इज 1954, 1995 एंड 1964। एंड रिसेंटली ये कंट्रोवर्सी में क्यों रहा था, क्योंकि 44 सेक्शन को अमेंड किया जा रहा था, राइट। दैट्स ऑल। हम यहाँ पे आगे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे पोर्टल्स को डिस्कस किया जा रहा है, राइट। सो अब मेजर पोर्टल्स को ही रिवाइज करेंगे। होप यह जो क्वेश्चन है आपको क्लियर है। मूविंग ऑन, नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। सो ये जो पोर्टल है ये ऑपरेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के तहत। इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज मनसुख मांडविया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसे कब लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसे लॉन्च किया। कौन है इसके कैबिनेट मिनिस्टर, एंड दैट इज पीयूष गोयल। And which state has emerged as the leading state in mobile recovery through the Central Equipment Identity Register portal? और इस पोर्टल के अकॉर्डिंग जो रैंक होल्डर रहा दैट इज तेलंगाना मोबाइल रिकवरी में। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दीपो दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र ऐप, अन्न सहायता प्लेटफॉर्म, और इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने, ठीक है। और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो आप मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। Which state government recently launched cybercrime refund portal and iPragati to improve governance and law enforcement, and that is Gujarat. Centralized information management system portal इसे किस इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फूड को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च करा, दैट इज दीपो दर्पण, राइट। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, Mercosur, a regional economic organization based in which continent? So recently Mercosur ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रही और किस कॉन्टिनेंट से यह एसोसिएटेड है। सो बेसिकली ये है एसोसिएटेड विथ द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के मेजर कंट्रीज इसके लिए पार्टनर है, सो दैट साउथ अमेरिकन कंट्रीज के बिटवीन ट्रेड को इजीली फैसिलिटेट किया जा सके। रिसेंटली ये न्यूज में रहा बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने पराग्वे के प्रेसिडेंट से डिस्कशन किया कि जो मर्कोसर है उसके तहत ट्रेड एग्रीमेंट को और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए, एंड दैट्स व्हाई यह अभी न्यूज में रहा। ट्रेड एग्रीमेंट को इनिशिएट किया जाएगा मर्कोसर ऑर्गेनाइजेशन से जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। कितनी कंट्रीज इसके मेंबर है, सो यहाँ पर दो कैटेगरीज में हम मेंबर को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल मेंबर्स ऑफ द मर्कोसर एंड दैट आर अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, पैराग्वे एंड यूरुग्वे। यह तो फुल मेंबर है किसके, मर्कोसर ऑर्गेनाइजेशन के सारे की सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है यह। और इसी के साथ एक मोस्ट कंट्रोवर्सी कंट्री जो मर्कोसर से एसोसिएटेड दैट इज वेनेजुएला, बिकॉज वेनेजुएला को फुल मेंबर बनाया गया था लेकिन 2016 में इसे सस्पेंड कर दिया गया इसकी मेंबरशिप से फॉर द मर्कोसर ऑर्गेनाइजेशन। आगे जाकर कुछ एसोसिएट कंट्रीज एज अ मेंबर बनाया गया एंड दैट कंट्रीज आर चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पनामा, पेरू एंड सूरीनाम। सो ये सारी एसोसिएट कंट्रीज है मर्कोसर की। ओवरऑल हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है मर्कोसर ऑर्गेनाइजेशन का, यूरुग्वे में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और इसे कब फाउंड किया गया था, सम 1991 में मर्कोसर को फाउंड किया गया था और यह साउथ अमेरिकन कंट्रीज को ट्रेड के लिए एसोसिएट करता है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर पीएम मोदी पूरी कोशिश कर रहे कि इनके साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसे एक्सपेंड किया जाए, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। एक मेजर ट्रीटी यहाँ पे मर्कोसर से एसोसिएटेड दैट इज ट्रीटी ऑफ एसोसिएशन। सो ट्रीटी ऑफ एसोसिएशन यह किससे एसोसिएटेड है, बिकॉज ट्रीटी ऑफ एसोसिएशन को ही यूज करके मर्कोसर को 1991 में इनिशिएट किया गया था। सो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इनिशियली इसके केवल 4 मेंबर थे, देन आगे जाकर दी अदर कंट्री इसे ज्वाइन कर लेती है। कौन से थे इनिशियली इसके 4 मेंबर,
अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, यूराग्वे एंड आगे जाकर इसे ज्वाइन कर लेता है बोलिविया। सो ओवरऑल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए ट्रीटी ऑफ असूनसन से मर्कोसर को इनिशिएट किया गया था। ठीक है, have you remembered about the Maastricht Treaty? Previously we have discussed it. So basically Maastricht Treaty यह associated है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। यूरोपियन यूनियन को मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से ही इनिशिएट किया गया था। और इसी प्रकार मर्कोसर के लिए कौन सी, दैट इज असूनसियन ट्रीटी, राइट। मूव ऑन द नेक्स्ट वन। Karul Navrocki has been elected as the new president of which country? So major personality in news because recently इन्होंने election जीता है। election जीत कर president की post इन्होंने हासिल करी है। किस country से यह associated है? पोलैंड से यह associated है। पोलैंड के जो presidential election है उन्हें इन्होंने जीत लिया। डोनाल्ड ट्रम्प का सपोर्ट था इनके पास ओवरऑल। एंड पोलैंड बेसिकली सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस पोलैंड को लेकर हम डिस्कस करें। पोलैंड अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, कौन कौन सी कंट्रीज है जो पोलैंड के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करती है? जर्मनी के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यहाँ पे यूक्रेन, देन रशिया, बेलारूस, लिथुआनिया, ये मेजर कंट्रीज है जो पोलैंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ओवरऑल जितनी भी फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे आ रही है मैं बस उनकी बाउंड्री पर फोकस करती हूँ, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके साथ ये बाउंड्री शेयर करते हैं और किसके साथ नहीं करते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल यहाँ पर सम 7 कंट्रीज एग्जिस्ट करती है जो पोलैंड के साथ बाउंड्री शेयर करती है। मूव ऑन, यहाँ पे हम मेजर जो इलेक्शन अभी हुए हैं जिसके तहत मेजर पर्सनालिटीज को इलेक्ट किया गया है उन्हीं के नाम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दैट आर who was elected as the 10th chancellor of Germany and that is फ्रेडरिक मर्ज। इन्हें रिसेंटली 10th चांसलर ऑफ जर्मनी बनाया गया। बता सकते हैं फर्स्ट चांसलर कौन है जिन्हें हमने 10th एनसीईआरटी में पढ़ा था? दैट इज ऑटो वन बिस्मार्क। लॉरेंस वोंग हैज बीन इलेक्टेड एज पीएम ऑफ व्हिच कंट्री एंड दैट इज सिंगापुर। एंथोनी एल्बनीज हैज बीन री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री, और यह ऑस्ट्रेलिया के री इलेक्टेड पीएम बने हैं। कमला recently has been elected as PM of which country? So कमला प्रसाद यह बनी है recently त्रिनिदाद एंड टोबैगो की PM। And which Bangalore based startup has been selected to build India's first indigenous AI large language model? और इसके लिए सर्वम AI को सिलेक्ट किया गया। बट रिसेंटली 3 AI मॉडल्स को अगेन सिलेक्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो दैट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इंडिजिनसली बनाया जा सके, ओपन AI गूगल को रिप्लेस किया जा सके। तीनों के नाम आप मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, बिकॉज लास्ट ही सेशन में हमने डिस्कस किया था। डेनियल नोबोआ हैज बीन री-इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? एंड ये इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं। इक्वाडोर यह एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। Which ministry recently released the publication Women and Man in India Selected Indicators and Data, और इससे पब्लिश करा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, प्रदीप नरवाल who recently announced his retirement belongs to which sport? So हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले प्रदीप नरवाल किस खेल से संबंधित है? एंड दैट गेम इज कबड्डी। कबड्डी के प्लेयर है यह। रिसेंटली सीजन 12 द PKL उसकी जो ऑक्शन सेरेमनी हुई उसमें यह अनसोल्ड रहे एंड दैट्स व्हाई इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। एंड एज पर न्यूज इनका जो परफॉर्मेंस था वो डिग्रेड हुआ था और इसके कारण ऑक्शन में यह बिके नहीं, यह मैंने न्यूज में देखा है। सो प्रदीप नरवाल एक टॉप प्लेयर है बेसिकली प्रो कबड्डी लीग हिस्ट्री के PKL के लिए, और सीजन 12 में यह अनसोल्ड रहे। इसी के साथ इनका नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज पटना पायरेट ने 3 कंसेक्यूटिव टाइटल जीते थे दी प्रो कबड्डी लीग के, और उस टाइम पटना पायरेट को लीड किया था प्रदीप नरवाल ने एंड दैट्स व्हाई इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल यूपी योद्धा एंड बेंगलुरु बुल्स से भी यह एसोसिएटेड है। 3 मेजर टीम में यह रहे, पटना पायरेट, यूपी योद्धा, बेंगलुरु बुल्स। सबसे ज्यादा यह रहे पटना पायरेट में जिसमें 3 टाइटल इन्होंने IPL लीग में जीते, PKL लीग में जीते। इट इज PKL लीग, प्रो कबड्डी लीग। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे द प्रो कबड्डी लीग, इसकी हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे। प्रो कबड्डी लीग को कब लाया गया? एशियन गेम्स में कबड्डी में बहुत ज्यादा सक्सेस मिली थी इंडिया को,
उसी को देखते हुए 2014 में प्रो कबड्डी लीग को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट पीकेएल का 2014 में ही हुआ था, 2014 में, और अभी तक इसके 11 सीजन हो चुके हैं। 12 सीजन को 2025 में पोस्ट किया जाएगा और इसके कारण प्रदीप नरवाल न्यूज में रहे। ओवरऑल जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है पीकेएल की, दैट इज पटना पायरेट, बिकॉज 3 टाइटल इसने जीते हैं। एंड जो करंट चैंपियन है लास्ट सीजन में, 11th सीजन में, दैट इज हरियाणा स्टीलर्स। और इसी के साथ 2 प्लेयर का नाम ध्यान रखना है। द फर्स्ट इज मोस्ट रेड पॉइंट किसके नाम पर है? प्रदीप नरवाल के नाम पर है, 1801 रेंज का। एंड मोस्ट टैकल पॉइंट, और यह नाम है ईरान के फिजल अतराचली के नाम पर। सो इन दोनों प्लेयर का नाम ध्यान रख लेना, बिकॉज टॉप रैंक होल्डर है। और इसी के साथ पीकेएल द प्रो कबड्डी लीग, इसका स्लोगन क्या है? ले पंगा इज द स्लोगन। और टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है पीकेएल में? नंबर ऑफ टीम है 12। यहाँ पर 12 टीम एग्जिस्ट करती है, जिसमें से पटना पायरेट, यूपी योद्धा और बेंगलुरु बुल्स तो प्रदीप नरवाल से ही एसोसिएटेड। एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। Moving on, the next one, which state government has recently amended the Cigarettes and Other Tobacco Product Act to reduce tobacco use. So tobacco use को reduce करने के लिए cigarette and other products पर ban लगा दिया है एक state ने, and that state is कर्नाटका। So कर्नाटका ने एक limit यहाँ पर set करी है 21 year, the legal age for buying tobacco, plus जो लूज सिगरेट है उसके सेल पर बैन लगा दिया है, स्कूल्स के नियर बाय बैन लगा दिया है। और बेसिकली आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत इस बैन को लगाया गया बाय दी कर्नाटका। सो आर्टिकल 47 यहाँ पे न्यूज में रहा, बिकॉज इसके थ्रू जो पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन है उसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, राइट? सो दैट्स व्हाई न्यूज में ना। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वन, who defeated world chess champion Magnus Carlsen in a classical game at the Norway Chess 2025 tournament. So the Norway Chess 2025 tournament यहाँ पे न्यूज में रहा। और क्लासिकल चेस में रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने जो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन है उन्हें डिफीट करा। सो 19 ईयर ओल्ड इंडियन ग्रैंड मास्टर, रिसेंटली उन्होंने इस टाइटल को हासिल करा और सेकंड इंडियन यह बन चुके हैं इस टाइटल को हासिल करने वाले। फर्स्ट इंडियन कौन है? दैट इज आर प्रज्ञानंदा। सो आर प्रज्ञानंदा ने भी कार्लसन, जो मैग्नस कार्लसन है, इन्हें ही डिफीट किया था। नाउ डी गुकेश ने भी क्लासिकल गेम में इन्हें डिफीट कर दिया। ओवरऑल मैग्नस कार्लसन, इन्होंने खुद ने ये कहा है कि क्लासिकल जो गेम है इनकी सबसे वीक पॉइंट है। नॉर्वे से ये एसोसिएटेड है, नॉर्वे के चेस ग्रैंड मास्टर ये रह चुके। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट डी गुकेश। और जो गेम है दैट इज नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट। तो इसी के साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर्स एवर इन द हिस्ट्री। सबसे यंगेस्ट कौन कौन रह चुके? 3 नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने। दी फर्स्ट वन इज अभिमन्यु मिश्रा। सो अभिमन्यु मिश्रा यह 2021 में 12 ईयर 4 मंथ 25 डेज की एज में द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने। सो एट प्रेजेंट यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? एंड दैट इज अभिमन्यु मिश्रा। इनसे पहले जो टाइटल है ये था रशिया के एक प्लेयर, एंड दैट इज सर्गेई कर्जकिन, द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम रशिया। 12 ईयर 7 मंथ की एज में इन्होंने ये टाइटल हासिल किया। जो डी गुकेश है, ही इज आल्सो द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। इन्होंने सम 12 years 7 month और 17 days में ग्रैंड मास्टर का टाइटल अचीव किया था 2019 में। इस प्रकार सर्गेई कर्जकिन एंड गुकेश, डी गुकेश, इन दोनों के बिटवीन जो यंगेस्ट टाइटल में जो एज डिफरेंस है जस्ट 7 मंथ का है, राइट? एंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम स्पोर्ट्स न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। द नेक्स्ट, who has won women's single title at the Bendigo International Challenge बैडमिंटन टूर्नामेंट इन ऑस्ट्रेलिया, और इसे तान्या हेमनाथ ने जीता। एशियन विमेन कबड्डी चैंपियनशिप किस कंट्री ने जीती है? इंडिया ने। जो मैन कबड्डी चैंपियनशिप था उसे भी इंडिया ने ही जीता था। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट टाइम एशिया के बाहर इसे होस्ट किया गया था। Which state is the host of 7th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम? बिहार ने इसे होस्ट करा। दिमुथ करुणारत्ने रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, और कौन से किस कंट्री से ये एसोसिएटेड? श्रीलंका से एसोसिएटेड है। इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया।
खेलो इंडिया बीच गेम अभी कहाँ पे हुए थे, और यह हुए थे दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में हुए थे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट एंड दैट इज बहादुर सिंह सागो, इन्हें अपॉइंट किया गया। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, मैन एंड वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीते, एंड मानुष शाह एंड दिया चितले, इन्होंने रिस्पेक्टिवली टाइटल जीते, मेंस एंड वुमेन टाइटल, राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which city has become the first in India to include transit-oriented development zones in its 2031 master plan? तो यहाँ पर एक स्टेट का 2031 मास्टर प्लान एग्जिस्ट करता है, जिसके तहत उस स्टेट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, मॉडर्नाइज बनाना है, अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को देखना है एंड अदर इनोवेशन को भी देखना है। और यह प्लान है उत्तर प्रदेश का। सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है वो बना है इंडिया का पहला सिटी जिसने यह इनिशिएट करा टू इंक्लूड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन, यानी रोड्स पर जो पेडेस्ट्रियन यात्री है उनके लिए चलने के लिए एक अलग से एरिया बनाना है, एंड दैट इज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन। सो ट्रैफिक एंड अर्बन ग्रोथ को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इनके नियर बाय वॉकेबल पाथ को डेवलप किया जाएगा टीओडी जोन के तहत। और इसके लिए मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सम 3,0273 हेक्टेयर ऑफ जो जमीन है वो लोकेट करी है अराउंड दी नमो भारत एंड मेरठ मेट्रो कॉरिडोर। सो यहाँ पर जो वॉकेबल जो पाथ है उसे डेवलप किया जाएगा, दैट इज टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। सो ये इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश का रहा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which ministry launched the Bharat Jan multi-modal large language model at the Bharat Jan summit? So recently summit हुई भारत जैन summit। इस summit में एक मल्टी लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया गया LLM, और इसे किसने लॉन्च करा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डायरेक्टली इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है बेसिकली तो पीएम मोदी लीड करते हैं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्टेट ऑफ मिनिस्टर है इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च करा भारत जैन, इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और भारत जैन समिट में इसे लॉन्च किया गया। बेसिकली भारत जैन इसे किस मिशन के तहत लॉन्च किया जा रहा है? सो यहाँ पर एक मिशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। इसे सन 2018 में लाया गया था और इसी के तहत भारत जैन को डेवलप किया जा रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एआई मॉडल्स को, मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उन्हें डेवलप करना, प्लस इंडिजिनस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही इन्हें डेवलप करना है। जो अदर है जैसे लाइक ओपन एआई इन गूगल, यही टॉप है, इन पर डिपेंडेंस को खत्म करना, और इसी के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया सो दैट इंडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को लॉन्च कर सके, डेवलप कर सके, और एआई जो प्लेटफॉर्म है उसे और ज्यादा एनहांस कर सके। एंड इसी के साथ इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है टीआईएच फाउंडेशन ने। सो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम भारत जैन समिट को भी। सो भारत जैन समिट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड समिट है यह, और लार्जेस्ट जनरेटिव एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड समिट एंड हैकाथॉन है, जो एआई को एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए की गई थी रिसेंटली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। सो भारत जैन समिट और उसी में द लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया गया। सो करेक्शन पॉइंट, लास्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था इंडिया एआई मिशन, इसे कब लॉन्च किया गया था? सो यहाँ पर ईयर एक बार करेक्ट कर लेना, 7 मार्च 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। 2023 मैंने मेंशन कर दिया था बाय मिस्टेक, बट 2024 को इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया। एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इसे 1 जुलाई 2015 में ही लॉन्च किया गया था। Moving on, the next one. Which country is the host of 81st Annual General Meeting AGM of the International Air Transport Association? So IATA का AGM 81st summit रही, इसे किस country ने host करा? And it is by India. So Indian Prime Minister ने recently 81st AGM of IATA में presentation दी, इन्होंने भाषण दिया, and that's why ये न्यूज में रहा। न्यू दिल्ली में यह समिट हुई थी। IATA इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो क्यूबा में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, हवाना में। सम 1945 में इसे इनिशिएट किया गया था, सो दैट
सेफ एंड इकोनॉमिकल एयर सर्विस को प्रमोट किया जा सके ग्लोबली। एंड लगभग 42 ईयर के बाद इंडिया में कोई समिट हुई है एजीएम की ऑफ IATA 81st, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। लास्ट समिट इंडिया में जो हुई थी वो आज से 42 साल पहले हुई थी। ओवरऑल इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अभी न्यूज में रहा बिकॉज इंडिया में इसे होस्ट किया गया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, द खीर भवानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी, और इसे मनाया जाता है एनुअली जम्मू एंड कश्मीर में, और ज्येष्ठ अष्टमी के दौरान इसे मनाया जाता है। और बेसिकली गॉडेस दुर्गा एंड गॉडेस रागिन्या देवी को डेडिकेटेड है यह फेस्टिवल फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। खीर को एज प्रसाद सर्व किया जाता है और देवता को, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। जम्मू कश्मीर से एसोसिएटेड है, ज्येष्ठ अष्टमी को सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू कश्मीर में, राइट। तो यहाँ पे मेजर फेस्टिवल इन न्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जितने भी फेस्टिवल हुए मई एंड अप्रैल का डेटा बेसिकली। एंड द फर्स्ट, which state UT is the host of international festival of yoga and meditation, and that is Ladakh ने किया। श्रोई लिली फेस्टिवल मणिपुर में हुआ। एंड रमन फेस्टिवल किस स्टेट से एसोसिएटेड है? उत्तराखंड से यह एसोसिएटेड है। थ्रिसुर पोरम फेस्टिवल केरला से एसोसिएटेड है। डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच 2.0 न्यू दिल्ली में हुआ। रोंगली बिहू असम से यह एसोसिएटेड है। एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ पे इस सेशन को हम आज एंड कर रहे। होप यू हैव फाउंड इट यूजफुल। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चंस है दैट इज एसोसिएटेड विथ द प्लेसेस इन न्यूज कैटेगरी। सो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड। And for more information, please check the description box just below this video. And I will talk to you in the next session. And thank you for watching. Take care and please do revision.